चलिए गुलाम वंश हो गया। अब देखेंगे हम लोग वही जीके तुम्हारा शायद लो में के देख रहे हैं, मतलब के मतलब ख मतलब खिलजी। देखिए खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। फिरोज से मत लगाइएगा, खिलजी से काम चल जाएगा। जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पूरा नाम है, ऐसे जलालुद्दीन खिलजी से काम चल जाएगा। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया। इसने गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर को मारकर खिलजी वंश की स्थापना कर दी। कहाँ? दिल्ली में। इसने राजधानी बनाया किलखोरी को। राजधानी किसको बनाया? किलखोरी को क्या किया इसने? राजधानी बना दिया। इसका एक भतीजा था और दामाद भी बन गया जाकर। ये चलता है इन लोग में, भतीजा तथा हाँ, इन लोग में चलता है, जो भतीजा हो दामाद हो सकता है। बात समझ रहे हैं ना? इन लोग का अपना कौम है, अपना धर्म है, अपना मान्यता है। तो भतीजा भी था और आगे चलकर क्या हो गया? दामाद। तो अपना भतीजा और दामाद इसका था अलाउद्दीन खिलजी। अभिषेक गोलू वाला नहीं, अभिषेक सोनी। अलाउद्दीन खिलजी याद है क्या? याद है? किताब खोल ले सर, किताब खोल ले। याद है? थोड़ा बहुत नहीं याद। थोड़ा सा आपको पढ़ाने दीजिए, ठीक है? भतीजा तथा दामाद कौन था इसका? अलाउद्दीन खिलजी। आपके बोलने से हम भी डिस्टर्ब होते हैं और क्लासरूम भी डिस्टर्ब होता है, ठीक है ना? आज क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। भतीजा तथा दामाद कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को जलालुद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान पर भेजा। कहाँ पे? दक्षिण अभियान। दक्षिण अभियान पर भेजने का मुख्य उद्देश्य था वहां से धन संपत्ति को लूटना। हमने पिछले क्लास में यानी प्राचीन भारत में आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था मालिक काफूर। मालिक काफूर ने लगभग दक्षिण भारत के सभी साम्राज्य को नष्ट कर दिया था, वहां धन संपत्ति लूटा था। बताया ना? जैसे मैत्रक वंश हो गया, प्रतिहार हो गया, परमार हो गया, पाल वंश, सबको तो डिस्ट्रॉय किया था, सबको तबाह किया था, वहां से धन संपत्ति लूट लिया था। लेकिन ये सिलसिला बाद में शुरू होगा। जलालुद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान पर किसको भेजा? अलाउद्दीन खिलजी को। और अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण अभियान से धन संपत्ति बहुत ज्यादा लाया। जब बहुत ज्यादा लाया तो अलाउद्दीन खिलजी से जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया? हिसाब मांगा। हाँ भाई, राजा ही है, ये तो मान लीजिए दामाद है, दामाद से कहेगा ना कि हिसाब दीजिए। भतीजा भी है, मान लीजिए दामाद के नाते नहीं बोलेगा, लेकिन भतीजा के नाते तो बोलेगा ना कि भाई आप हिसाब दो हमको, कितना लूट के लाया। इसको आगे चलो, हम इतना मेहनत किए, मार काट किए और सब कुछ किया, इला के देखिए बुढ़वा हिसाब मांग रहा है। कहा कि रुको, ऐसे व्यवस्था नहीं होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि अपने दो सहयोगी मैंने दो स्टाफ मैंने दो सैनिकों, तो सेनापति है ये था, तो अपने सैनिकों के माध्यम से, दो सैनिकों के माध्यम से इलाहाबाद के कड़ामानिकपुर में, इलाहाबाद के कड़ामानिकपुर जगह का नाम है इलाहाबाद में, इलाहाबाद के कड़ामानिकपुर नामक स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी का हत्या कर दिया। क्लियर यहाँ तक? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या किया? जलालुद्दीन खिलजी का हत्या कर दिया। कहाँ पे किया? इलाहाबाद के कड़ामानिकपुर नामक स्थान पर। और जलालुद्दीन खिलजी का चैप्टर हो गया समाप्त। अब उसका भतीजा और दामाद कौन? अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा? गद्दी पर बैठेगा। अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक क्या किया? दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली तथा गुरसपा था। अली तथा गुरसपा था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। जब ये गद्दी पर बैठा तो ये भी अपने आप को सिकंदर की तरह मानता था। सिकंदर मतलब समझ रहे हैं? सिकंदर पहले मैंने पढ़ा है, जो जिसे अलेक्जेंडर भी कहा जाता है, वो पूरे विश्व को जीत लिया था। तो पूरा विश्व को जीतने का मतलब कि वहां के निवासी जितना को जानते थे उतना को जीत लिया था, पूरे को नहीं। सिकंदर जहां का था वहां के लोग पूरे साम्राज्य को, पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को समझते थे कि तुर्किस्तान अगल बगल का एरिया 5-6 गो है, उसको जीत लिया था, इसलिए उसको संपूर्ण विजेता कहा जाता है। तो ये भी क्या करता था कि सिकंदर को फॉलो करता था और अपने आप को कहा कि हम द्वितीय सिकंदर है, सेकंड सिकंदर।
द्वितीय सिकंदर। और सिकंदर की तरह पराक्रमी था, क्रूर था, इसलिए इसने क्या कहा कि हम सिकंदर सानी हैं। सिकंदर ए सानी मतलब सिकंदर सानी का उपाधि किसने धारण किया? जिसे द्वितीय सिकंदर भी कहा है। ये जब गद्दी पर बैठा तो इसने कहा कि हम परमानेंट सेना रखेंगे, अस्थाई सेना रखेंगे, अस्थाई सेना रखेंगे और परमानेंट रखेंगे। मतलब परमानेंट मतलब अस्थाई होता है, अस्थाई सेना रखेंगे और विशाल सेना रखेंगे। तो आपसे पूछेगा कि अस्थाई सेना जो विशाल रूप में थी किसके शासनकाल में थी? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अब अस्थाई रखा किसे जाएगा? कहा कि हम नगद वेतन देंगे। अब पैसा महीने महीना मिलेगा तो काम करने में मजा आएगा कि नहीं? हाँ, तो वेतन देने लगा परमानेंट। तो क्या किया? नगद वेतन देना शुरू कर दिया। अभी आपने पिछले अभी देखा कि वहां पे क्या मिलता था? जमीन वेतन के बदला में जमीन ले लो, मिलता था ना। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा कि जमीन उमीन ना, नगद पैसा लो। तो नगद पैसा में बड़ी गुण है, दिन भर काम करिए और शाम में पैसा मिल जाता, बड़ा खुशी होता है ना। तो नगद वेतन देना किसने प्रारंभ किया? और जो भूमि दिया था ना दान में, जो भूमि दान में दिया था, कहा कि ना अब ये दान वाला कोई काम नहीं होगा, दान वाला भूमि सब वापस लो। सब वापस लिया और उसको कर दिया खालसा भूमि। खालसा भूमि का मतलब होता है सरकारी भूमि, सरकारी भूमि। आई बात समझ में? तो दान में दी गई जितनी भी जमीनें थी सबको अलाउद्दीन खिलजी क्या कर लिया? वापस ले लिया और उस भूमि को कौन सा भूमि बना दिया? खालसा भूमि। और खालसा भूमि का मतलब क्या होता है? सरकार खिलजी होगा, सब पैसा नहीं दिया था। सरकार तो सर जो भूमि दिया पैसा दिया और किसको? नहीं, जैसे कि मान लीजिए आप पुराना स्टाफ है और आप काम के बदला जमीन धीरे धीरे लेते लेते 2-4 बीघा ले लिए। तो जब ये गद्दी पर बैठा तो कहा कि 4 बीघा लिया था ना जी, सब जमीन वापस लो। जमीन वापस दिया तो सब पैसा ना, वो भारत सरकार है, अलाउद्दीन खिलजी है, मुआवजा देगा। सब भूमि को वापस ले लिया, कहा काम करो, आवाज के बाद नगद वेतन लो। सब जमीन को वापस ले लिया, पहले वाला काम के खत्म। हाँ, जितना जमीन था सब वापस ले लिया, उसको खालसा भूमि में तब्दील कर दिया, जिसको सरकारी भूमि कहा गया। सरकार खिलजी होगा सब, ये ना शासन कर रहा था दिल्ली में। क्लियर है यहाँ तक? इसने कहा कि भाई हम कैसे पहचानेंगे कि घोड़ा हमारा है? घोड़ा इसके पास बहुत ज्यादा था, तो इसने कहा कि जितना भी घोड़ा है सबको दाग दो। घोड़ा दाग। अब घोड़ा पहचानने के लिए तो घोड़ा दाग नीति किसने लगाया? कहा कि घोड़ा भाई हमारा है, हम कैसे पहचानेंगे? सब घोड़ा में दाग लगा दो। तो घोड़ा दाग नीति किसने अपनाया? कहा कि सैनिक भी मेरे पास बहुत ज्यादा है, विशाल है, परमानेंट है, क्योंकि पैसा हम देते हैं ना, नगद वेतन देते हैं। तो इन लोग मेरे बारे में क्या सोचता है और इस राष्ट्र के मतलब अपना दिल्ली सल्तनत के बारे में क्या सोचता है? हुलिया लिखना शुरू कर। उस सैनिकों का क्या किया? हुलिया लिखना शुरू किया। सैनिकों का हुलिया लिखना प्रारंभ किया। तो सैनिकों का हुलिया लिखना और घोड़ा को दागना किसने चलाया? यहाँ तक स्पष्ट। इसने कहा कि जितने भी भू राजस्व है, जितना भी पैदावार होगा, भू राजस्व में टैक्स, भू राजस्व समझ रहे ना? टैक्स कहा कि हम 1/2 लेंगे, आधा लेंगे। खाद आप डालिए, धान आप डालिए, पानी आप डालिए, काटिए आप, मिसिए आप, दीजिए हमको कितना? क्लियर है? इसके बाद कहा कि हम 4 प्रकार के और कर लेंगे, 4 प्रकार के अन्य कर लेना शुरू किया। टैक्स बता रहे हैं, 4 वो और तरह अलग तरह का कर लेना शुरू किया। कौन कौन? वो देखिए, कहा कि हम जजिया कर लेंगे। जजिया कर गैर मुसलमान कर था, मुस्लिम नहीं था। हाँ, जो मुस्लिम नहीं था वो जजिया कर देगा। ठीक है? इसमें अपंग बच्चों से और ब्राह्मण से नहीं लिया जाता था। हाँ, महिलाओं विधवा महिलाओं से नहीं लिया जाता था। तो जजिया कर किससे लिया जाने लगा? गैर मुसलमान। इसके बाद कहा कि हम जकात कर भी लेंगे। जकात कर। अच्छा, आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखना है ज्यादा बढ़िया से, तो पद्मावती देखिए। पद्मावती पिक्चर देखे हैं? तुरंत दिखा रहे हैं, 2 मिनट रुक जाइए, इसके बाद पिक्चर दिखा रहे हैं। जकात कर कहा कि हम जकात कर लेंगे। तो जकात कर किससे लेगा?
तो मुस्लिम ठीक लिख रहा है, मुसलमान के आय पर कर लिया था। मुसलमान लोग जितने भी हैं वो अपना इनकम टैक्स देंगे, आय पर कर देंगे। वो कौन सा कर कहलाएगा? जकात कर। अब कहा कि हम लेंगे खरात कर। खरात कर तो वैसे मुस्लिम जो भूमि के ऊपर टैक्स देते थे, भूमि कर था। खरात कर क्या था? भूमि कर। पैसा पर वाला कर जकात कर, इनकम पे टैक्स देना जकात कर, और भूमि पर टैक्स देना खरात कर। कहा कि हम खुम्स कर भी लेंगे। खुम्स कर बोला, खुम्स कर क्या है? तो खुम्स कर वो होता है जैसे आपका मन किया कि आज हम लेस्लेज को लूट लेंगे, आज पलामुए को लूट लेंगे, तो लूटिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लूट लीजिएगा ना तो उसमें से राजा को देना पड़ेगा, मतलब अलाउद्दीन खिलजी को क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो सैनिक या सैनिक लूटता था, आम आदमी का हिम्मत कहाँ है? सैनिकों द्वारा लूटा गया धन पर दिया जाने वाला कर। क्लियर है? कौन सा कर कहलाया? कहा कि भाई हम ऐसे नहीं लेंगे, हम लेंगे 3/4। 3/4 का मतलब 75%। 100 रुपए में 75 रुपए हम लेंगे और 25 रुपया तू रखो, और जितना मन करे उतना लूटो, ताकत है ना लूटो। 75% लेंगे, ठीक है? इसने का 25% वो रखेगा, खाली ये लूटेगा। हाँ, क्या लूटेगा? मतलब लेट से समझ में आ रहा है का? छिलका रोटी खाया का? छिलका रोटी खाया। यहाँ तक समझ में आ गया? चारों कर समझ में आ गया? इसने कहा 2 और कर लेंगे, नया कर चालू किया। नया कर, 2 नया कर। कौन कौन भाई? कहा कि हम लेंगे चराई कर। चराई कर क्या होता है भाई? तो बोला है कि जितना भी दुधारू पशु है सबसे हम टैक्स लेंगे। अब गायों रखना मुश्किल कर दिया था, हाँ, दुधारू पशु पर जितना भी दूध देने वाला पशु है, दुधारू पशु पर हम क्या लेंगे? टैक्स। और उसी टैक्स को क्या कहा गया? चराई। क्लियर है? इसके बाद कहा कि हम गड्डी कर लेंगे। गड्डी कर लेना कहा है भाई? तो कहा कि ना जितना भी झोपड़ी है और मकान है सब पर टैक्स लेंगे। अभी मेरे एरिया में सब रह रहा है तो सबको टैक्स देगा। अरे क्या किया इसने? मकान तथा झोपड़ी पर क्या कर दिया? मकान तथा, हाँ देखिएगा तब एक लक्षणीय साला क्रूर है। मकान तथा झोपड़ी पर भी क्या कर दिया? कर लेना शुरू कर दिया। कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे। और क्या कहा? इसने कहा कि मेरे भाई हमारे शासन काल में मद्यपान नहीं होगा, शराब का सेवन, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं होगा। मद्यपान कुछ कर सकता है लेकिन इसके एरिया में नहीं होगा। अपने बहुत भयंकर चीज था, देखिएगा तब नहीं। मद्यपान पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है? इसने कहा कि झरोखा दर्शन नहीं होगा आज के बाद। झरोखा दर्शन पर क्या कर दिया? प्रतिबंध कर दिया। इसके दरबार में जितने भी अमीर लोग होते थे तो अपने यहाँ खुशी के समय में एक आयोजन करते थे, तो उस आयोजन में गरीब लोग आते थे तो वहाँ पे झरोखा लगता था। झरोखा मतलब दृश्य लगता था, जैसे बेटा का बर्थडे है या बेटा का जन्म हुआ तो वहाँ पे सजावट उजावट होता और राजा बैठता वहाँ पर और गान बजाना होता। इसके बाद सब कुछ होता और होने के बाद हीरा मोती आता थारी के थारी दे दिया था, छिटना शुरू कर देता। साला खजाने खाली हो जाएगा। भाई मतलब कौन जरूरी है बेटा के बर्थडे में लुटाना? अब बेटा पता ना नालायक निकलेगा कि लायक है ना। आजकल डीजे बजा के लोग बर्थडे मनाता है, अब पता ना कैसा निकलेगा। नहीं समझे बात को? हम देखे हैं आजकल बेटा होला के मार खुशी एकदम लग रहा है कि बेटा ऐसे हो जाएगा तो मना लेना। पता चला 18 साल में जेल चल गया कोई क्राइम करके, दिक्कत ना हो जाएगा। इसने क्या कहा? झरोखा दर्शन पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। ऐसे इतना कर देता था ये लोग, तो जो कर देता तो क्या काम आता था सर? क्या काम करता होगा? जो इतना आदमी लोग कर दे रहा है ना जनता लोग,
तो कुछ व्यवसाय करता होगा ना? हाँ बिल्कुल नहीं कर रहा बिल्कुल करता होगा तब ना देगा मेरे भाई। है। एकदम कॉमन सा सवाल है, अगर हम कमाएंगे तब ना टैक्स देंगे। आप इनकम टैक्स के दायरे में तब आइएगा जब कमाइएगा, जब तक आप कमाई भी नहीं करिए अभी देते हैं टैक्स है ही नहीं, तो क्या दीजिए? नहीं करता है। 1 रुपया का इनकम नहीं है तो टैक्स कहाँ से दीजिए? कमाइएगा तो टैक्स दीजिएगा। आ रही मेरी बात समझ? हाँ एकदम हल्का सवाल है। लोग क्या काम करता है? तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं? कुछ करते हैं? अच्छा तुम्हारे चाचा क्या करते हैं? चल गए। अच्छा भैया क्या करते हैं? भैया कुछ करते हैं ना? सबका अपना अपना जॉब है, तो उसी हिसाब से सबका अपना अपना डिपार्टमेंट था। उतना क्या टेंशन लो, क्या खाता था कैसे करता था, उतना टेंशन नहीं लेना। सवाल इधर आएगा। हाँ देखो इसका सवाल है उठपटांग रहता है। पागल है सर। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ तक क्लियर है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अभी तक समझ में आया? अरे समझ में आया ना? हाँ अब देखिए इसने क्या किया, कहा कि भाई इस पूरे बाजार को, मतलब दिल्ली सल्तनत के पूरे बाजार को कंट्रोल करना होगा, तो 2 नीति चलाया। इधर हटा दे। देखिए इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नियंत्रण प्रणाली चलाया। बोला कंट्रोल करो इसको। कौन कौन को? एक बाजार नियंत्रण प्रणाली को, बाजार नियंत्रण प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली तथा मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली और मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने चालू किया था, बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण। बाजार नियंत्रण मतलब उसने 4 को डिपार्टमेंट अलाउड किया था। उसी मंडी में बिक्री होगा, इसका सामान उसमें नहीं जाएगा मेरे भाई। और मूल्य नियंत्रण मतलब जो फिक्स है वो फिक्स देना होगा, और जितना कहा गया है उतना ही तौलना होगा। इसने आदेश दिया था कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यापारी कम तौला हुआ पकड़ा जाएगा तो जितना कम तौलेगा उतना ही उसके शरीर से मांस काट लिया जाएगा। 100 ग्राम कम तौलिएगा तो 100 ग्राम आपके मांस काट लिया। बेसी दे दिया ना सर? बेसी हो जाएगा मार दिया जाएगा उसको, है ना? अरे मान लीजिए अब 1 किलो आपका शरीर से मांस काट लेगा तो जिंदा रहिएगा? बात खत्म हो गया। अब कोई डंडी मारेगा तो 1 किलो में 1 किलो मार देगा? डंडी मारने का भी लिमिट होता है ना। 100 ग्राम 50 ग्राम आप लोग नहीं तोले कभी? भाई मरते लोग हमारे। 1 किलो अगर तेल लेने गए या 1 किलो आप चना का दाल लेने गए तो वो 100 ग्राम डंडी मारेगा। ये ना तरीका है, या 50 ग्राम डंडी मारेगा बस। अब आधा किलो मार देगा तो पकड़ा ना जाएगा। तो इसने क्या किया, आदेश जारी कर दिया कि अगर कम तौला हुआ पकड़ा जाएगा उसको उतना ही मांस काट लेना है। और बाजार नियंत्रण प्रणाली और मूल्य नियंत्रण प्रणाली को कंट्रोल करने के लिए इसने दीवाने रियासत का स्थापना किया। दीवान रियासत एक डिपार्टमेंट है, विभाग है। हरी बात समझ में? दीवान ए रियासत एक विभाग है जो बाजार नियंत्रण प्रणाली तथा मूल्य नियंत्रण प्रणाली को देख रेख करता था। उसी के अंडर में दोनों मार्केट चलता था। यहाँ तक बात स्पष्ट है। इसने एक और विभाग की स्थापना किया जिसका नाम है सहनाए मंडी। सहनाए मंडी, यहाँ बोला कि खाद्य सामान का बिक्री होगा, खाद्य सामग्री का बिक्री होगा। जितना भी खाने पीने वाला वस्तु है उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट आयात निर्यात कहाँ होगा? इस मंडी में होगा, सहनाए मंडी में। ठीक है। एक विभाग और स्थापना किया जिसका नाम है सराय अदल। सराय अदल, इसमें कहा कि जितना कपड़ा उपड़ा है ना, कपड़ा, तेल, शक्कर, ठीक है ना, कपड़ा, तेल, शक्कर इत्यादि का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, आयात निर्यात होगा, यानी लेन देन होगा, किसमें होगा? सराय अदल में होगा। और एक और बाजार था जिसका नाम है दास बाजार। अब घर में दाई हुई चाहिए ना तो हेड मार्केट में चले जाइए। दास लोग यहाँ बिकता था पहले, दास लोग बिकता था। दास मैंने समझ रहे ना? गुलाम, घर में काम कराना है या घर में कुछ कराना है, 10-20 को उठा के ले आज के बाद से आपका गुलाम हो गया। तो उसा व्यक्ति को लाने के लिए किस मार्केट में जाना होगा? यहाँ तक बात क्लियर है। अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रमुख सेनापति था जिसका नाम है मालिक कफूर।
प्रमुख सेनापति मालिक। प्रमुख सेनापति कौन था, क्या हो गया? ऐसे पढ़िएगा तो नहीं पढ़ पाइएगा, या तो कंपटीशन का ही क्लास कर लीजिए या फिर बीएससी का ही कर लीजिए। तो दो नाव पे पैर रखिएगा तो नैया डूब जाएगा मझधार में। बस अभी थोड़ा सा क्लास ले रहे हैं, इसकी वजह निकाले। हाँ हाँ वो देख लीजिए। अच्छा हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 को डॉक्यूमेंट लग रहा है। हाँ देख रहे हाँ, इसका एक प्रमुख सेनापति था कौन? इतना समझ में आ गया है? तो इसको हटा दे, एक बार रिवाइज करा देते हैं उसके बाद। खिलजी वंश की स्थापना किसने किया? राजधानी कहाँ बनाया? इसका भतीजा तथा दामाद कौन था? जब अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण अभियान में गया था तो उससे जो वहां से धन संपत्ति लूट कर ले आया, तो हिसाब मांगा गया किससे? जलालुद्दीन खिलजी से। तो अलाउद्दीन खिलजी हिसाब देने से मना कर दिया और अपने 2 सैनिकों के माध्यम से जलालुद्दीन खिलजी की क्या करवा दिया? करवा दिया। और 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठ गया। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था अली तथा इसे द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। इसने सिकंदर सानी का उपाधि धारण किया था। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे बड़ा काम था, इसने क्या किया? अस्थायी सेना स्थापित किया, जो कि विशाल सेना थी। और इसे क्या करता था? जितने भी भूमि दान में दिया गया था पहले, सब भूमि को वापस लेकर किस भूमि को कब्जा करना। घोड़ा दाग नीति किसने अपनाया? सैनिकों का हुलिया लिखना किसने प्रारंभ किया? भू राजस्व कितना लेना शुरू किया? 4 प्रकार का कर लेना शुरू किया। कौन कौन? जजिया कर, 2 नया कर लेना शुरू किया, चराई कर। इसने मद्यपान पर निषेध लगा दिया और झरोखा दर्शन पर भी निषेध लगा दिया। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया? मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने? इसने एक विभाग का निर्माण किया जिसका नाम है दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत ही इन दोनों बाजारों को क्या करता था? नियंत्रण करता था। इसके और विभाग है सरनाई मंडी जिसमें खाद्य सामान मिलते थे, सराय अगर जिसमें कपड़ा, तेल, शक्कर इत्यादि मिलते थे, और एक था दास बाजार। इसका एक प्रमुख सेनापति था मालिक। हाँ, हुलिया मतलब आप क्या सोच रहे हैं अपने साम्राज्य के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने राजा के बारे में, वो लिखना। ऐसा तो नहीं कि विद्रोह की भावना जग रही अंदर से। आरी बात समझ में? तो हुलिया लिखना मतलब आपका जो थॉट है, आपका जो विचार है, वो देश के प्रति है या देश के विरोध में जा रहा है? राजा के प्रति है या राजा के विरोध में जा रहा है? इसीलिए हुलिया। सैनिक भी कोई जासूस रहता होगा? हाँ, सब जगह होता है। जब आ जाओगे तो आगे सबका स्पाई होता है हर जगह। ठीक है, हाँ यहाँ तक हो गया। इसका एक सेनापति था मालिक काफूर। मालिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 में खरीदा था। 1000 दिनार में खरीदा था। ठीक है ना, इसीलिए इसका नाम 1000 दिनारी भी है। 1000 में खरीदा था। 1000 में खरीदा था। 1000 दिनार चलता था पहले। 1000 दिनार में खरीदने की वजह से इसे क्या कहा गया? 1000 दिनारी। और यह एक हिजड़ा था। यह क्या था? हिजड़ा था। और हिजड़ा होने की वजह से अलाउद्दीन खिलजी का थोड़ा सा इसके प्रति आकर्षण ज्यादा था। आगे बात समझ? अलाउद्दीन खिलजी इससे ज्यादा आकर्षित था, इसीलिए इसको अपने सेनाओं में रखा था और इसको क्या कर दिया था? सेनापति बना दिया था। और इसके पास दोनों गुण था। हाँ, दोनों गुण था। मतलब लड़ाई करना है तो उतना ही क्रूर भी है, और अगर कुछ और नीति अपनाना है तो उसके लिए भी तैयार। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी का फेवरेट। और जब फेवरेट था तो इसको क्या किया? दक्षिण अभियान पर भेज दिया।
दक्षिण अभियान पर भेज दिया। और प्राचीन भारत में हमने जब आपको दक्षिण भारत पढ़ा रहा था, तो दक्षिण भारत में हमने आपको बहुत सारे वंश पढ़ाए हैं और वहां पे बहुत बार देखे हैं कि आप चाहे वो यादव वंश हो या होयसल वंश हो या मैथिलक वंश हो या प्रतिहार वंश हो या परमार हो या पाल हो, जितना भी वंश आया है सब पर माली कपूर क्या किया है, अटैक किया है और अटैक करके वहां से धन संपत्ति लूट लिया है। मेन उद्देश्य दक्षिण भारत का यही था। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत पर चंगेज खान जो मंगोल निवासी था, उसी के वंशज ने लगातार आक्रमण 6 बार किया था। 97, 98, 99, 3, 5, 6 में, मतलब 1397, 1398, 1399, 1303, 1305 और 1306 में मंगोल आक्रमण हुआ तो उत्तर भारत तहस नहस हो गया था, धन संपत्ति बचा नहीं। माली कपूर को इधर भेज दिया, जब उधर से लूट किया। तो दक्षिण भारत का मुख्य उद्देश्य था अभियान का क्या करना, धन लूटना। लूटने कौन गया था, माली कपूर। कौन गया था, माली कपूर। यहाँ तक बात स्पष्ट है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के राजा रतन सिंह पर एक अभियान चलाया। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, चित्तौड़ अभियान चलाया। चित्तौड़गढ़ अभियान। तो दक्षिण अभियान माली कपूर ने चलाया, लेकिन चित्तौड़गढ़ का अभियान किसने चलाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी इसलिए चित्तौड़गढ़ का अभियान चलाया क्योंकि चित्तौड़गढ़ की महारानी रानी पद्मावती की खूबसूरती पूरे दिल्ली सल्तनत में चर्चा का विषय बना हुआ था। और ये बात जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चला तो उसको देखने के लिए वो ललायित हो गया और उसकी खूबसूरती को जब पानी में देखा, डायरेक्ट नहीं दिखाया, आईना शीशा लगाकर मिरर लगाकर जब पानी में देखा अलाउद्दीन खिलजी उसकी खूबसूरती को, तो मंत्र मुग्ध हो गया और पागल हो गया उस समय उसकी खूबसूरती के पीछे, उसको पाने के लिए। किसको, पद्मावती को पाने के लिए। तो उसने चित्तौड़गढ़ अभियान किया और चित्तौड़गढ़ अभियान के राजा उस समय थे रतन सिंह। तो रतन सिंह को क्या कर दिया, पराजित कर दिया, कहा तुरंत मार देंगे। वो था भी क्रूर, रतन सिंह को परास्त कर दिया। अब परास्त किया तो अकेले थोड़ी किया, ये तो रतन सिंह को किया। तो और भी तो सैनिक थे जो चित्तौड़गढ़ राजपूतों का शासन है जी। तो राजपूत के और भी तो फैमिली थी, राजपूत सैनिक के, तो सब सैनिक लोग हरा दिया, तो ये लोग तो परास्त हो गया। तो अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़गढ़ का अभियान किया था, ऐसा कहा जाता है। ये है, ठीक है। रतन सिंह को जब ये तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, परास्त कर दिया, तब पद्मावती को पाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन राजपूत की स्त्रियां भी बहुत महान थी उस समय, इन्होंने जौहर का प्रयोग किया। जौहर का प्रयोग किया। जौहर मैंने समझते हैं, जौहर का मतलब होता है जलती हुई आग में खुद को समर्पित कर देना, को ही जौहर कहते हैं। तो चित्तौड़गढ़ की जितनी भी रानियां थी, मतलब जितनी रानियां नहीं, पद्मावती की जितनी भी सहेलियां थी या जितनी भी सैनिकों की पत्नियां थी, सभी ने जलती हुई आग में अपने आप को समर्पित कर दिया, समाप्त कर दिया। बोला जब हस्बैंड नहीं रहा तो हम लोग रह के क्या करेंगे, हम अलाउद्दीन खिलजी के पास जाएंगे नहीं, खुद के तन बदन को समर्पित नहीं करेंगे। इसलिए उसने क्या कर दिया, जौहर को अपना लिया। और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गया। 5 जनवरी 1300 वियोग में मर गया, टेंशन हो गया, बीमार हो गया। बीमार होने के बाद 5 जनवरी 1316 ईस्वी को क्या हो गया, इसकी मृत्यु हो गई। यहाँ तक बात स्पष्ट है। जब ये मर गया तब इसका अगला वंशज आया जिसका नाम है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ये बैठा 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक 4 साल ये शासन किया। ये ऐसा था, चॉइस भी अलग अलग रखता था। ये रखा था हिजड़ा के, अब इसको नग्न स्त्री और नग्न पुरुष बहुत पसंद थे। नग्न स्त्री और पुरुष पसंद थे, बहुत पसंद करता है। बबरा हुआ कभी कभी दरबार में लिपस्टिक लगा के जाता था, साड़ी भी पहन लेता, लहंगा होगा और लिपस्टिक चूड़ी भी पहन के आ जाता। आपसे पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक है जो स्त्रियों की वेशभूषा धारण करके राज दरबार में स्त्री का भेष भूषा धारण कर।
स्त्रियों का वेशभूषा धारण करके राज दरबार में आने वाला शासक, हिजड़ा कर रखे वाला शासक अलाउद्दीन। यहाँ तक बात क्लियर है। एक इतिहासकार है बर्नी, पहले भी बताया आपको। बर्नी के अनुसार कि कभी कभी नग्न अवस्था में ही राज दरबार में दौड़ने लगता था। मंत्री लगल है और हाँ, नग्न अवस्था में दरबार में आ जाता था। एक से एक पागल है। आई देखिए, एक सेनापति था खुसरो खां। सेनापति को वजीर भी बोलते हैं, ठीक है ना। वजीर माने प्रधानमंत्री भी होता है, सेनापति भी। इसका सेनापति था खुसरो खां। खुसरो खां कहाँ से कैसन बौरा है, इसका नाम डुबैले है, आकर हम सेनापति हैं। इस लड़की का वेशभूषा धारण कर ले रहा है, राज दरबार में चल जा रहा है। मान लीजिए राजा लिपस्टिक लगा के राज दरबार में चल जाता है, चूड़ी पहन लेता, कैसा लगेगा। एक बड़ा गुस्सा आया, बोला इस साला पागल बौरा है का कि इससे नहीं होगा हो। 1320 ईस्वी में बर्दाश्त नहीं हुआ तो इसकी क्या कर दिया। साला मारिए देवे में पुण्य होगा। नाम डुबैले है, इस साला कितने क्रूर था, इतने मौका निकला। 1320 ईस्वी में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के क्या कर दिया, खुसरो का हत्या कर दिया। और खुसरो खां जैसे ही गद्दी पर बैठ के थोड़ा सा अपने आप को काबिल समझ रहा था, तब तक गयासुद्दीन तुगलक उधर से आया, इसको मार दिया। मार के तुगलक वंश की स्थापना कर दिया। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आया। खिलजी वंश यहीं पर समाप्त हुआ। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करिएगा अच्छा लगे या बुरा। देखिएगा वीडियो।